हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में। हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और उनके रिएक्शन से बने हुए नए सब्सटेंसेस जिनको हम सॉल्ट कहते हैं उसके बारे में। इसमें हम एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और भाई हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ सॉल्ट्स को प्रिपेयर भी करना सीखेंगे। सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे एसिड्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, एक एसिड्स की मेन डेफिनेशन ये होती है कि एसिड्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज H ions। एसिड्स की टेंडेंसी क्या होती है कि ये H आयन छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। सारी एसिड्स को अगर हम ध्यान से नोटिस करें, कौन कौन है एसिड भाई, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, सारी एसिड्स जो है वो H आयन निकालने की टेंडेंसी रखती हैं। ये तीन हमें मेन एसिड्स याद रखनी है। ये जो तीन एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारी सारी की सारी एसिड्स हैं और एसिड्स में टेंडेंसी क्या होती है, एसिड्स की टेंडेंसी होती है H आयन रिलीज करने की। जो H आयन रिलीज करता है वो सारे एसिड्स होते हैं। और भाई ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, ये दो टाइप के हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो वो तो हम बाद में करेंगे। ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे सार इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, सार इन टेस्ट। सार का मतलब क्या होता है, सार का मतलब होता है खट्टा। सारे के सारे एसिड्स जो है वो खट्टे टेस्ट की होती हैं। जैसे कि हमारा लेमन है, लेमन खट्टा क्यों है भाई, लेमन में ना एसिड होती है सिट्रिक एसिड। टमाटो भी खट्टा होता है, टमाटो में कौन सी होती है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होती है। टर्मरिक, इमली, इमली में टर्मरिक एसिड होती है। तो हमारी जो भी खट्टी चीज़ें उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है ना। सिट्रिक एसिड सारी खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, है ना। तो ये सारी की सारी कैसी होती है, ये सारी की सारी खट्टी होती है। एसिड्स जो है वो सारे में टेस्ट होती है। एक एसिड को तो हम जानते भी हैं, विनेगर, है ना। जो हमारा विनेगर वाला एसिड होता है वो कैसा होता है, वो खट्टा होता है। जो हम विनेगर यूज़ करते हैं चाउमीन्स वगैरह में, वो भी कैसा होता है, वो सार इन टेस्ट होता है। तो एसिड्स का नेचर क्या होता है, एसिड्स का नेचर सार होता है। और पता है एसिड होती कैसी है, एसिड होती है करोसिव टू टच। करोसिव का मतलब क्या होता है, मतलब अगर इन्हें टच करेंगे ना, एसिड्स को टच करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो डिग्रेड हो सकती है ना। कहते हैं एसिड गिर गया, तो मतलब एसिड गिरने से क्या होता है, करोजन शुरू हो जाता है। जैसे मेटल का करोजन होता है ना, वैसे स्किन का करोजन शुरू हो जाता है। तो एसिड्स कैसे होते हैं, करोसिव, जनरली करोसिव, खास करके जो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसीलिए कभी भी अगर एसिड गिर जाए तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए, नहीं तो वो स्किन को करोड कर सकती है, करोसिव होती है। एसिड्स का नेचर कैसा होता है भाई, एसिड्स का नेचर होता है करोसिव टू टच, है ना। एसिड्स कैसी होती है, करोसिव, ये स्किन की लेयर को डिग्रेड कर सकती है। और अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस की टेंडेंसी क्या होती है, बेसिस की टेंडेंसी होती है टू रिलीज OH आयन। भाई ये तो हमारे हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। ये बेसिस जो है ये OH माइनस रिलीज करते हैं। जैसे कि दो मेन जो हमारे NaOH और KOH, ये पता है क्या है, इनको हम एल्कलीज भी कहते हैं। इन दोनों को हम एल्कली भी कहते हैं, NaOH और KOH। ये क्या है, हमारे एल्कली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग प्लस सॉल्युबल। ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो भी हमारे सॉल्युबल बेसिस होते हैं ना, जो पानी में मिक्स हो सके, उनको हम एल्कली कहते हैं। वैसे जनरली बेसिस पानी में सॉल्युबल होते नहीं हैं। इनके अलावा जैसे CaOH होल ट्वाइस, NgOH होल ट्वाइस, ये सारे वीक बेसिस हैं और एल्कलीज भी नहीं है।
है ना, सॉल्युबल नहीं होते और होते भी वीक बेसिस है। तो बेसिस का टेंडेंसी, बेसिक टेंडेंसी क्या है, OH माइनस आयन रिलीज करने का। जो भी हम बेस देखेंगे उसमें हमें OH दिखने लगेगा। सारे के सारे बेसिस जो हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये कड़वे होते हैं। तो जो भी हमें कड़वा दिख रहा है, कभी अगर साबुन मुंह में गया हो तो साबुन कैसा दिखता है, साबुन कैसा टेस्ट करता है, कड़वा टेस्ट करता है, तो उसमें बेस है। करेला हमें पता है कड़वा होता है, तो करेले में क्या होता है, करेले भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, बेसिस हमारे बिटर होते हैं, है ना। बेसिस हमारे कैसे होते हैं, बिटर। और बेसिस होते हैं सोपी टू टच। जो हमारे बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर कभी मुंह में सोडा चला जाए तो खाली सोडा भी बहुत कड़वा होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। सोपी टू टच का मतलब क्या होता है, जैसे ये एसिड हमारे हाथ में गिरती थी तो स्किन को करोड कर देती थी। बेसिस क्या होता है, बेसिस को टच करेंगे ना, ऐसे समझ लो साबुन एक बेस ही है, तो साबुन को टच करते तो कैसा सा महसूस होता है, सोपी सोपी सा, है ना, लैदर बन रही है। तो वो हमारे जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सोपी टू टच होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एसिड्स और बेसिस में हम डिस्टिंग्विश, अगर हमें कोई सामने एसिड और बेस दे दे और हमें उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट तो इंटरनल पॉइंट है, ये हम ना चेक नहीं कर पाएंगे कि वो H आयन रिलीज कर रहा है या OH आयन रिलीज कर रहा है। हो सकता है हम उसे टेस्ट करने का सोचे कि भाई एसिड को टेस्ट करके देखते हैं, अगर खट्टा हुआ तो एसिड है और कड़वा हुआ तो बेस है ना। या फिर टच करके देख लेते हैं, अगर हाथ पे करोजन होने लगे तो एसिड है और नहीं तो वो बेस है। लेकिन हमें पता है सारी एसिड्स को टच नहीं करा जा सकता, ना ही सारी एसिड्स को टेस्ट करा जा सकता है। कुछ एसिड्स होती हैं वीक एसिड्स, जिनको हम खा भी सकते हैं, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर हम उन्हें ड्रिंक करें या हम उन्हें टच करें। तो इस वजह से जो हमारी एसिड्स होती हैं ना और बेसिस होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये सेफ नहीं माना जाता कि उनको टेस्ट करके या टच करके देखा जाए, है ना। हम जनरली इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनका स्पेशल नाम है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं इंडिकेटर्स। एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के प्रेजेंस में अलग बिहेव करते हैं और बेस के प्रेजेंस में अलग बिहेव करते हैं। जैसे कि हमारा टर्मरिक हो गया, टर्मरिक होता है हल्दी। हल्दी अगर हम एसिड में रखेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन साबुन की प्रेजेंस में ये जो हल्दी है ये रेड कलर में कन्वर्ट होने लगती है, इसका रेडिश ब्राउन शेड आने लगता है। तो हमें पता चल जाएगा ना, हल्दी को एसिड में रखो कोई चेंज नहीं आना, बेस में रखो तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम पहचान जाएंगे कौन एसिड है कौन बेस है। बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके या कोई और कैरेक्टरिस्टिक चेंज करके ये बताने में हेल्प करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ना। इंडिकेटर्स जो है वो वैसे दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल डाई हो गई, डाई का क्या मतलब है, जो कलर चेंज करने वाले हैं। और एक हम और पढ़ेंगे जिनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज करते हैं और स्मेल चेंज करके हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब एसिड में वो अलग स्मेल देता है और बेस में वो अलग स्मेल देता है। तो हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो है वो एसिड और बेसिस को डिस्टिंग्विश करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए। जनरली एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं ये अपने कलर को चेंज करते हैं। जनरली ये कलरफुल डाइज होती है जो एसिड में अलग कलर और बेस में अलग कलर देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और उन इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स को जैसे कि अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो हमारे इंडिकेटर वैसे दो टाइप के होंगे, एक तो नेचुरल इंडिकेटर होगा, नेचुरल इंडिकेटर, और एक होगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर,
है ना। तो इंडिकेटर्स मेन जो हमें याद रखने हैं वो है एक तो लिटमस पेपर, हमें पता है लिटमस पेपर जो है याद रखना है। लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं, रेड कलर और ब्लू कलर, है ना। जो एसिड्स हैं ऐसे याद रखेंगे, एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। लिटमस ना एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। बी से बेस, बी से ब्लू और बी से बिटर इन टेस्ट, है ना। ये क्या हो जाता है, ये जो है लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, किससे, रेड से। और ये क्या करता है, ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, किससे, ब्लू से। दूसरा इंडिकेटर हमारा, एक तो हमारा लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है जो थैलोफाइटा से आता है। वैसे तो एक लिटमस का सोल्यूशन भी होता है, लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का दिखता है, पर्पल कलर का लिक्विड है वो। उस लिक्विड में अगर एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। और एक होता है लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं, एक तो रेड कलर और एक ब्लू कलर। जो रेड कलर होता है वो एसिड की प्रेजेंस में रेड ही रहता है, लेकिन जो बेस होता है उसकी प्रेजेंस में जो रेड लिटमस है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे लिटमस पेपर्स होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हम जो पढ़ेंगे वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है हमें याद रखना है, ऑरेंज कलर ना, ऑरेंज कलर हमें पता है रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो एसिड की प्रेजेंस में जो मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, अगर हम बात करें, ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड्स क्या करते हैं, ये जो एसिड्स है ना, ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देती है अगर देखा जाए तो, ये एसिड्स ना मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, बेसिस है, बेसिस मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस जो है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। और वैसे मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है। तो ये भी हमारे लिए इंडिकेटर हो गया, एक सोल्यूशन लो ऑरेंज कलर का, उसमें एसिड डालो रेड हो जाएगा और बेस डालो तो येलो हो जाएगा। तो ये भी हमारा इंडिकेटर होता है। एक हमारा इंडिकेटर होता है जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन, ये भी एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है जो कलरलेस सोल्यूशन होता है, लिक्विड स्टेट है ये, कलरलेस लिक्विड। और पता है एसिड की प्रेजेंस में ये जो फिनोल्फ्थलीन है ये कलरलेस ही रहता है, रिमेन्स कलरलेस। लेकिन बेस की प्रेजेंस में फिनोल्फ्थलीन हो जाता है पिंक कलर का। तो ये भी एक सही सा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन लो, अगर उसमें एसिड डाल रहे हो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेस डाल रहे हो तो पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं कलरलेस, ये हमारा कलरलेस सोल्यूशन था, इसमें हमने सबसे पहले फिनोल्फ्थलीन डाला और ये पता है कौन से कलर का हो गया, ये पिंक कलर का हो गया। तो हमें पता है ये बेस है, हमने बेस में क्या करा, हमने बेस में फिनोल्फ्थलीन डाला तो पिंक कलर का हो गया, और फिर इसमें दोबारा एसिड डालेंगे तो वो दोबारा कलरलेस होने लगेगा। तो ये भी तो हमारे एक जादू की तरह हो सकता है। हमने कलरलेस सोल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या करा, बेस था वो, बेस में फिनोल्फ्थलीन डाला, पिंक कलर आ गया, प्रॉपर पिंक कलर। अब उसमें एसिड डालना शुरू करा तो उसका पिंक कलर धीरे धीरे हटने लगेगा और वो सोल्यूशन दोबारा से कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये फिनोल्फ्थलीन होता है, फिनोल्फ्थलीन बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर शो करने लग जाता है। इसके अलावा हमारा एक होता है भाई जो इसमें हमें पढ़ना है, वो है टर्मरिक। वैसे तो और भी होते हैं, चाइना रोज वगैरह, लेकिन हमारी बुक में फिलहाल टर्मरिक गिवन है। टर्मरिक जो एक नेचुरल इंडिकेटर है
जो एसिड के प्रेजेंस में तो येलो ही रहता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है भाई, बेस की प्रेजेंस में जो टर्मरिक है वो रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इंडिकेटर्स हमें बेसिकली समझ में आ रहे हैं कि इंडिकेटर्स बेसिकली क्या सब्सटेंसेस हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिड में अलग कलर और बेस में अलग कलर शो करते हैं। लेकिन सिर्फ कलर की बात नहीं होती, ज़्यादातर तो नेचुरल डाइज ही होती है जो एसिड में अलग कलर और बेस में अलग कलर शो कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारी स्मेल भी चेंज कर देते हैं, और स्मेल चेंज करके हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और उन इंडिकेटर्स का नाम हमारा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना ओडर चेंज करके, स्मेल चेंज करके हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। ऐसे हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो हमारे हैं अनियन, एक है क्लोव ऑयल और एक है वेनिला एसेंस। ये 3 हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, ये अपनी स्मेल चेंज करके हमें ये बताने में हेल्प करेंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। जैसे कि अगर हम अनियन को लेते हैं, कभी अनियन को विनेगर के साथ डलते हुए देखा होगा, उसकी स्मेल कितनी बढ़ जाती है, दूर तक ही अनियन की स्मेल आने लगती है। तो भाई अनियन एसिड की प्रेजेंस में तो उसकी स्मेल बढ़ जाती है, जबकि बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, जब जैसे कपड़ों से अनियन की स्मेल आ रही है और हम उसे धो दें तो उसका अनियन का स्मेल हट जाता है। इसका मतलब बेस की प्रेजेंस में तो उसकी स्मेल कम हो रही है और एसिड की प्रेजेंस में उसकी स्मेल ज़्यादा हो रही है। तो हम बता सकते हैं सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। हमने अनियन लिया, अनियन में अगर हम एसिड डालेंगे उसकी स्मेल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हम बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल पहले से कम हो जाएगी। इन इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जो स्मेल को चेंज करके ये बताने में हेल्प करता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या एसिडिक नहीं है। तो इन इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि अनियन है, अनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो अनियन की जो स्मेल है वो एसिड में स्मेल जो है वो पहले से भी बढ़ जाएगी, एक पंजेंट ओडर आने लगेगा। जबकि बेसिस में जो ये स्मेल है ये ख़त्म होने लगेगी। बेसिस में जो अनियन की स्मेल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। अब हमें पढ़ना है एसिड्स जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस पहले तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड्स विद मेटल्स क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो भाई जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। कोई एसिड ले लेते हैं, हमें 3 मेन अपनी एसिड याद रखनी है। एक तो हमारा HCl है, एक हमारा H2SO4 है और एक हमारा है HNO3। जनरली एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करती है अब हम भाई एसिड्स के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं जो एसिड्स होती हैं ये 2 टाइप की होती है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स मन में दिमाग में रख लेते हैं। कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये HCl, H2SO4 और HNO3। ये जो एसिड्स हमें दिख रही हैं ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या नेचर होता है, ये बहुत ज़्यादा H आयन देते हैं, ये बहुत आसानी से टूटकर H आयन देते हैं। वीक एसिड्स कौन होती हैं भाई, वीक एसिड। वीक एसिड में ना जनरली कार्बन पाया जाता है, जैसे कि CH3COOH, इसका नाम है विनेगर, ये एक वीक
एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और एच आयंस देते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। वीक एसिड्स ना कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते एच आयंस को देने के लिए। तो हमारी ये दो टाइप की एसिड्स होती हैं। अब हम सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। जनरली जब एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो क्या देती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करती है ना, तो पता है क्या देती है, एसिड प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे कि एसिड इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं, पहले लेते हैं HCl और मेटल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या होगा, H के अलावा जो दिख रहा है ना वो मेटल के पास जाएगा। H के अलावा क्या दिख रहा है, Cl तो मेटल के पास जाएगा। क्या बनाएगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की सबसे पहले तो हमें बबल्स दिखने लगेंगे जिसे एफोवेसेंस कहते हैं। और बाद में पता है क्या होगा, बाद में ये जो हाइड्रोजन के जो इनको अगर हमें टेस्ट करना हुआ ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बर्नर पास में ला सकते हैं। तो बर्नर की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ये पॉप साउंड देने लगेंगे, एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन गैस जब जलती है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है और जलने पर पॉप साउंड देती है ना। आवाज़ कैसी होती है, पॉप साउंड, और ब्लू कलर की फ्लेम देती है। तो अगर हमें कोई गैस, अगर हमें टेस्ट करने की वो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो बस क्या करो, हाइड्रोजन को ना बर्नर के पास लाओ। तो एक तो बहुत जल्दी जलेगी, दूसरी बात जलने पर क्या करेगी, ब्लू फ्लेम देगी, तीसरी बात जलने पर पॉप साउंड देगी। तो ये सारे हाइड्रोजन के टेस्ट ही होते हैं। तो अगर हमारा मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, उसके साथ साथ एक सॉल्ट भी देता है। हम एसिड H2SO4 भी ले सकते हैं। मतलब एसिड और मेटल क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अगर हम एसिड लेते हैं HNO3 तो क्या होने लगता है, अब इस केस में जब हम मेटल लेंगे ना, तो हमें पता है क्या बनना चाहिए था। अगर हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na, तो हमारे हिसाब से क्या होना था कि H के अलावा वाला पार्ट तो मेटल के पास चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये जो HNO3 है ये एक एक्सेप्शन है। इसे हम टिपिकल एसिड तक नहीं मानते, क्योंकि ये एसिड तो है, लेकिन एसिड होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। होगा क्या, जो निकलने वाला हाइड्रोजन है ना, ये इसे एक ऑक्सीजन पकड़ा देगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा। मतलब HNO3 जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनता, रादर हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है। क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये ऑक्सीजन इस H2 से रिएक्ट करके H2O बना देगा। तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलने का ही नहीं है, हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन आता है, भाई हमने क्या लिया, हमने एक मैग्नीशियम की या किसी की भी स्ट्रिप ले ली है। भाई हमने ले ली है, किसकी स्ट्रिप ले ली, Zn की हमने स्ट्रिप ले ली। एक बार हमने इसे डाला है HCl में, एक बार डाला है H2SO4 में, एक बार डाला है HNO3 में, है ना। एक बार सॉरी हमने डाल दिया इसे, एक बार तो हमने डाला इसे किस में, CH3COOH विनेगर में, दूसरी बार हमने इसे डाला HCl में, तीसरी बार हमने इसमें डाला HNO3 में। पूछते हैं सबसे ज़्यादा एफोवेसेंस, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें किस में दिखेंगे।
हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड कम हाइड्रोजन रिलीज करती है। जो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी वो उतनी आसानी से रिएक्शन शो करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ये हमें पता है, ये हमारी ना एक वीक एसिड है, कमज़ोर एसिड है। और अगर ये कमज़ोर एसिड है तो उतने हद तक ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज कर पाएगी, है ना। तो ये तो लेस करेगी। HCl और HNO3 में से ज़्यादा कौन करेगा? हमें पता है HNO3 तो रिलीज ही नहीं करने का हाइड्रोजन गैस। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है? ये जो है ना, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को, निकलने वाली हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन भी पकड़ा देता है। और क्या करता है, जब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगी तो पानी बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो ये जो है ना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस हमारी फर्स्ट नंबर पर इसमें निकलेगी, सेकंड नंबर पर इस पे, और इस पे तो ना के बराबर निकलेगी, है ना। ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसमें ज़्यादा, ये वीक है इसलिए इसमें कम। इसमें तो निकल ही नहीं रही क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये निकलने वाली हाइड्रोजन को क्या करता है, ये निकलने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ऐसा होता है। ऐसे ही अगर हम बेस का देखिए, बेस दो मेन हमें बेसिस ध्यान में रखने दिमाग में, सिर्फ दो मेन बेसिस। एक तो हमारा है NaOH और एक है KOH। अगर NaOH को Zn से रिएक्ट करेंगे, मेटल है ये भी हमारा, तो ये हम तीन ही मेटल से रिएक्ट करने वाले हैं। बेसिस को तो हम तीन ही मेटल से रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे जनरली ना एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन तीन मेटल्स ऐसे भी हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। और वो तीन बेसिस जो हैं, जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं, अगर इनकी ऑक्साइड होती है तो वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब है एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे तीन मेटल्स हैं, एक तो हमारा जिंक है, एक हमारा एल्यूमिनियम है और एक हमारा लेड है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। इसके अलावा वैसे तो टिन भी होता है, लेकिन हमारी रिएक्शन NCERT में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमें तीन ऐसे मेटल्स याद रखना जिनकी नेचर एम्फोटेरिक जैसी होती है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। ऐसे तीन होते हैं, एक तो जिंक, दूसरा हो गया एल्यूमिनियम और तीसरा हो गया हमारा लेड। क्या बनेगा? तीनों केसेस में सॉल्ट और हाइड्रोजन बनने वाला है ना। ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। क्या देगा भाई? अजीब सा सॉल्ट देगा, हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है उसे। Na2ZnO2 प्लस H2 देगा। इसे Na2ZnO2 को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। अगर NaOH की जगह हम KOH यूज करते हैं तो बनता पोटेशियम जिंकेट। तो फॉर्मूला होता है K2ZnO2। ऐसे लेड के साथ बनता है सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2। और एल्यूमिनियम के साथ बनता है एल्यूमिनेट, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये सोडियम होता, जब सबका सोडियम से कर रहे हैं तो इसका भी कर लेते हैं सोडियम से। अगर पोटेशियम से करेंगे कोई खास फर्क नहीं आएगा, बस सोडियम की जगह पोटेशियम लिख देंगे, जहाँ Na दिख रहा है उसकी जगह K लिख देंगे। तो भाई इस केस में क्या होना है? इस केस में हमारा NaAlO2 और H2 बनेगी, और इस NaAlO2 को हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस है। दो ही बेसिस लेने हैं, NaOH या KOH, और मेटल्स तीन ही लेने हैं, Zn, Al या Pb। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं। मतलब हमारे टोटल क्या हो सकता है? हम हो सकता है NaOH को
Zn से कराएं, NaOH को Al से कराएं, NaOH को Pb से कराएं, KOH को Zn से कराएं, KOH को Al से कराएं या KOH को Pb से कराएं। बस यही रिएक्शंस पॉसिबल है बेसिस के दो, कि बेसिस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड्स तो रिएक्ट करके सारी एसिड सारे बेसिस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जो ये रिएक्शन नहीं कर पाते। वो मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हो। वो ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हो। जैसे कि हम बात करें कॉपर, लेड, या हम बात करें निकल, गोल्ड, प्लैटिनम। ये ऐसे मेटल्स हैं ना जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन से भी नीचे पाए जाने की वजह से ये वाले रिएक्शन नहीं शो कर पाते। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मेटल कैसा होना चाहिए, एक्टिव मेटल, काफ़ी रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, नहीं तो ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स विद एसिड। क्या होता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होते हैं CaCO3, बाइकार्बोनेट मतलब कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना CO3 और वैलेंसी 2-। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 वैलेंसी सिंगल-। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम की भी 2 थी, कार्बोनेट की भी 2 थी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा भाई, CaHCO3, कैल्शियम की तो 2 होती है ना, तो ये होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। अब ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भाई, हमें पता है H के अलावा वाला पार्ट मेटल के पास जाता है, तो Cl तो Ca के पास जाएगा, क्या बनाएगा CaCl2। बाकी हाइड्रोजन और CO3 मिलकर वैसे तो H2CO3 बनने चाहिए, लेकिन ये H2CO3 टूट जाता है। देखो ये हाइड्रोजन CO3 से मिलेगा, H2CO3 बनना चाहिए ना, लेकिन ये टूट जाता है H2CO3 किस में, H2O में अलग और CO2 में अलग। ये रिएक्शन होता है। अगर इससे भी हम HCl से रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम बनेंगे, बस वैलेंसी का फर्क आ जाएगा, बैलेंसिंग में फ़र्क आ जाएगा और कुछ नहीं है। सेम प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट H2O और CO2। जैसे अगर हम सोडियम कार्बोनेट लें, उसे HCl से रिएक्ट करें, क्या क्या बनेगा भाई, NaCl, बाकी H2O CO2। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करा जाए, है ना भाई, ये बनता है CO2। CO2 गैस क्या होती है, CO2 गैस की भी बहुत सारी खास बातें हैं। एक तो ये CO2 ना फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है, आग बुझा सकती है। दूसरा CO2 जब निकलती है तो एफोवेसेंसी नहीं होती, ब्रिस्क एफोवेसेंस होती है, मतलब झाग बनते हुए निकलती है, सिर्फ बबल्स नहीं, झाग बनते हुए। और तीसरी बात ये है कि ये जो CO2 है ना, ये लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। तो ये सब CO2 के टेस्ट हैं। CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, CO2 आग बुझा सकती है, और ये ब्रिस्क एवोफेसेंस से निकलती है, झाग बनते हुए निकलती है। हम अब स्टार्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। हमें याद रखना है जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, ये कैसे नेचर के होते हैं भाई। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं,
जबकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो एसिडिक होते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैसे नेचर का होगा, ये होगा बेसिक नेचर का। अभी हम आगे पढ़ने भी जा रहे हैं बेस कौन होते हैं, जो एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर दें। अगर हम इस बेस को किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो भी पता है क्या बनता है, तो भी हमारा सॉल्ट वाटर बनता है, CaCl2 और H2O। कोई हमसे कहे कि प्रूफ करो ये बेसिक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ ये बेसिक है, हम क्या करेंगे, इसे एसिड से रिएक्ट कर देंगे, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। जो चीज़ एसिड के साथ सॉल्ट वाटर दे सकते हैं वो बेस है, और जो सब्सटेंस बेस के साथ सॉल्ट वाटर दे सकता है वो एसिड है। क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें Na2O की और H2SO4 की, तो क्या बनेगा भाई, Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। मतलब कि ये जो बेस है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ऐसे हमारी नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है ना, वो एसिडिक होती है। और अगर ये एसिडिक है तो मतलब क्या है, एसिडिक होने का मतलब क्या है कि ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। मतलब कि जैसे हम बात करें CO2, कार्बन की ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल की ऑक्साइड है। और नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक। इससे हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी बेस से, हम इसे रिएक्ट कर लेते हैं। बेस क्या होता है, CaOH2, ये भी हमारा बेस है। जिसमें भी OH दिख जाए वो सारे बेसिस होते हैं। तो इसमें क्या बनता है पता है, इसमें भी सॉल्ट और वाटर बनता है। इस बात का मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस हमारा एसिडिक है, तभी तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें SO2 की, ये रिएक्ट कर जाए जैसे CaOH2 से, तो बनेगा CaSO3 और H2O। ऐसे ही अगर हम बात करें NO2 की, ये रिएक्ट कर ले किसी से भी रिएक्ट करा देते हैं, इसे CaOH2 से करा देते हैं। इस केस में क्या बनेगा, CaNO3 और H2O। मतलब कि ये सारी ऑक्साइड्स कैसी हैं, CO2, NO2, H2O, ये सारी की सारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं। और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती है भाई, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती है, जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे सकती है। तो हमें याद रखना है, अगर हमसे कोई पूछे कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन टाइप का ही रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ऑक्साइड एक बेस से मिलकर सॉल्ट और वाटर बना पा रही है ना। तो हमें याद क्या रखना है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये सारे CO2, SO2, NO2, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक हैं। चीज़ें पढ़ेंगे जिनकी बातें हमें क्लियर करनी है। हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड, और डाइल्यूटेड एसिड। इन सारी टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है भाई, स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब होता है। एसिड का मतलब जो H रिलीज करे, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, जो रेडिली बहुत जल्दी और बहुत सारा H रिलीज करे। पता है जैसे HCl है, ये क्या देता है, ये H प्लस Cl माइनस देता है। ये CH3COOH है, ये क्या देता है, ये H प्लस और CH3COO माइनस देता है। दोनों एक एक H प्लस दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर एसिड ये HCl है। ऐसा क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। इनमें मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, तो वो ये है कि भाई जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना,
वो लगभग लगभग 100% डिसोसिएट हो जाता है, वो लगभग लगभग पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है, पूरा पूरा डिसोसिएट। और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, ये बहुत कम एचाइन देता है। इक्वेशन तो हमें ऐसे लग रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टूट रहा है, और इसके 100 मॉलिक्यूल में से 99 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, HCl के 99 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। तो भाई इसका डिसोसिएशन ज़्यादा है। अगर ये पानी में जाएगा ना तो ये ज़्यादा एचाइंस देगा, ये एचाइंस ज़्यादा नहीं देगा, ज़्यादातर तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। और बहुत कम, मतलब 100 में से कुछ 2-3 वो इसमें से एचाइन दे पाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 60-70 मॉलिक्यूल तो ऐसे बैठे और बहुत कम मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और एचाइन दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर और वीकर एसिड किस में डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना टूट रहा है भाई मॉलिक्यूल जो है वो कितना टूट रहा है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास किसी सब्सटेंस के, तो उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स टूटकर एचाइन दे रहे हैं, उस हिसाब से उसकी एसिडिटी डिफाइन होती है। और जो बहुत ज़्यादा एचाइन रिलीज करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और बाकी होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की तो हमें याद ही रखने हैं कुछ एग्जाम्पल्स, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। इनका मतलब क्या है, ये लगभग लगभग पूरे टूटते हैं। वीक एसिड्स कौन है, वीक एसिड्स है जिसमें भी कार्बन आ रहा हो, CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड होती है एक हमारी, जिसमें भी कार्बन दिख जाए वो जनरली वीक एसिड होती है ना। और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है भाई, 100 मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे, इसमें से लगभग पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। तो ये फर्क होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। एक लेकिन हमारी टर्म होती है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हमें याद रखना है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर हमसे कोई पूछे कि डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये तो उनकी स्टेट्स हैं, कोई अलग बात नहीं है। इसमें हमें याद रखना है HCl ही स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वाला एसिड ही स्ट्रॉन्गर है, ये वाला एसिड वीक ही है, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। कंसंट्रेटेड होना या डाइल्यूट होना ये सिर्फ स्टेट्स हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर एसिड में तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है ना, वो कितना टूट रहा है वो डिसाइड करता है उसकी एसिडिटी, उसका एसिडिक नेचर। जबकि डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कौन डिसाइड करता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, बस ये एक स्टेट्स है। डाइल्यूट का मतलब है कि जो सोल्यूशन है ना एसिड के साथ पानी बहुत ज़्यादा है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा HCl और बहुत सारा पानी, ये होता है डाइल्यूट का मतलब। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत सारा एसिड थोड़ा सा पानी। तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कुछ नहीं है, डाइल्यूट का मतलब है पानी ज़्यादा, कंसंट्रेटेड का मतलब है पानी कम। ठीक है, ये मतलब होता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट्स हैं। अगर हमसे कोई कहे कि कंसंट्रेटेड एसिड है, मुझे उसे डाइल्यूट बनाना है, तो दिमाग में ये तो समझ में आता होगा ना कि कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है मतलब उसमें पानी ऐड करना है। तो पानी, लेकिन बस एक छोटी सी बात है, अगर हम ऐसे एसिड लेंगे और उसमें ऐसे ही पानी डाल देंगे तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक होगा भाई, जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो स्प्लैशेस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है। याद रखना, ये जो जैसे हमारी कंसंट्रेटेड एसिड थी, इसमें हमने पानी डाला, तो ये जो डाइल्यूशन वाला प्रोसीजर है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से इसके स्प्लैशेस आ सकते हैं। जो इसमें गया है पानी, जैसे ही पानी इस एसिड में जाएगा तो पानी गर्म होकर मुंह पे ही भाप आ जाएगी, इसे हम स्प्लैशेस कहते हैं। ये हो सकता है ये कंटेनर ही गर्मी से टूट जाए, ये जो कंटेनर है ये लोकल हीटिंग से टूट जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हम एसिड में पानी नहीं डालते, रादर क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं ऑलरेडी और उसमें एसिड डालते हैं। अब भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि धीरे धीरे इसमें एसिड घुल रहा है और धीरे धीरे इसमें हीट जनरेट हो रही है
है तो अभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा पानी है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एसिड आ रहा है। तो ये जो पानी है ये उस हीट को थोड़ी काफ़ी हद तक ठंडा कर देगा। तो मतलब इतना ज़्यादा हमारे लिए बर्निंग इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे एक बूंद पहली बूंद इसमें आई, वो पहली बूंद इतनी गर्म हो जाएगी कि वो उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो फेस पर आ सकती है। इतनी हीट जनरेट होगी कि आसपास क्या ये टूट सकता है। लेकिन इसमें तो पानी ज़्यादा है ना, जैसे ही एसिड आएगी हीट जनरेट होगी, लेकिन पानी उसे ठंडा कर देगी। तो इस वजह से सेफ क्या होता है कि पानी में एसिड डाला जाए, वो भी कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ धीरे धीरे डालो और धीरे धीरे उसमें गोल गोल भी घुमाते रहो ताकि कोई डेंजरस ना रहे, है ना। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पानी ले लेंगे, उसमें धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे, वो भी कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ हल्का हल्का गोल घुमाते हुए, है ना, कि जिसकी वजह से जो स्प्लैशेस वगैरह है वो क्रिएट ना हो। अब हम पढ़ेंगे भाई पीएच के बारे में। अब तक हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं, टर्मरिक से लेकर लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, जो एसिड और बेसिस में अलग अलग कलर्स शो करते थे। इनके अलावा हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी पढ़े हैं जो स्मेल को चेंज करके ये बताते थे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक पीएच स्केल है। अभी तक जो भी इंडिकेटर्स थे वो ये नहीं बता पाते थे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा एसिड वीकर एसिड है। मतलब अगर मैं CH3COH ले लूँ या HCl ले लूँ, दोनों के केस में ही लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, तो मुझे उन दो एसिड्स में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। एसिड को स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई नहीं करते थे, वो बस इतना बताते थे एसिड है या बेस है। वो ये नहीं बताते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो अब ये बताने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल जनरेट हुआ है। पीएच स्केल में हमारे टोटल 14 मार्किंग्स होते हैं, 14 मार्क्स होते हैं और हर 14 मार्क के अलग अलग कलर्स होते हैं। पीएच पेपर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। इसमें टोटल 14 कलर्स होते हैं, एक बैंड होता है उसमें 14 कलर्स होते हैं, है ना, 1 से लेकर 14 तक, जिसमें 1 से लेकर 7 तक तो सब्सटेंस एसिडिक माना जाता है, 7 वाला न्यूट्रल और 7 to 14 वाला बेसिक माना जाता है। एसिड का कलर रेडिश में शो होने लगता है। जो बहुत वीक एसिड होगी उसका कलर येलो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी ऑरेंज, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगी उसका कलर प्रॉपर रेड दिखेगा। न्यूट्रल का कलर ग्रीन दिखता है और बेसिक का कलर ब्लू दिखता है। शुरू में लाइट ब्लू, फिर धीरे धीरे जो 14 वाला होता है वो बहुत डार्क ब्लू शो करता है कलर, है ना। तो हमें याद रखना है ये पीएच स्केल की बात है। ये थोड़ा रेडिश शेड देती है, रेडिश शेड, ये ग्रीन और ये ब्लू, ये ब्लू शेड देती है। ये हमारा पीएच स्केल होता है जो एसिड्स और बेसिस को स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई कर सकता है। पहले हम ये जान लेते हैं पीएच एग्जैक्टली होता क्या है। पीएच को अगर हमें डिफाइन करने को आ जाए तो पीएच का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अभी मैंने एक एसिड पानी में डाला और H आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 10 की पावर -4, है ना, H आयन इतना प्रेजेंट है तो बस इसका पीएच ये 4 ही है। अगर H आयन की कंसेंट्रेशन हो जाए 10 की पावर -6 तो पीएच 6 ही है। बस करना कुछ भी नहीं होता। करना क्या होता है, अगर H आयन की कंसेंट्रेशन हम 10 की कुछ नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट कर पाए तो वो जो नेगेटिव पावर है ना रिप्रेजेंटिंग H आयन कंसेंट्रेशन, उसको ही हम पीएच कहते हैं। जैसे अगर H आयन की कंसेंट्रेशन हो जाए 10 की पावर -2 तो उसका पीएच हो जाएगा 2। ये होता है भाई केस, है ना। H आयन की कंसेंट्रेशन हो जाए 10 की पावर -1, है ना। अगर H आयन की कंसेंट्रेशन हो जाए 10 की पावर -1 तो पीएच हो जाएगा 1। अच्छा, इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है ये तो हमें पता है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। याद रखना जिसके पास H आयन ज़्यादा होता है उसका पीएच कम होता है। पीएच इसका ज़्यादा है क्योंकि जिसमें H आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, भाई जिसकी H आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है उसका पीएच कम होता है, और जिसकी H आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। दोनों बातें को मिला दे तो अगर पीएच कम है
तो एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। मतलब कोई हमसे पूछे कि दो हमारे सोल्यूशन है, एक का pH 1 है, एक का pH 5 है, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम कहेंगे 1 वाला स्ट्रॉन्ग, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, 4 वाला उससे कम, 5 वाला उससे भी कम, 6 और वीकर एसिड, जो 7 होता है वो प्रॉपर न्यूट्रल होता है, फिर 8 से बेसिक 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 और 14 वाला मोस्ट बेसिक कहलाता है। तो हमें याद क्या रखना है कि जिसकी एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उसका pH कम होता है, जिसकी एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उसका pH कम होता है। भाई हमने ये पढ़ तो लिया pH के बारे में, लेकिन इस pH का काम क्या होता है? बेसिकली हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं कि एच ज़्यादा होगा तो उसका pH कम होगा, और pH कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन हमें किसी भी सोल्यूशन के pH जानने की ज़रूरत क्या पड़ती है? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये निकालने की कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है ना? तो इसका बेसिक यूज़ क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ में? तो हम ये जान लेते हैं pH इन एवरीडे लाइफ क्या यूज़ होता है भाई pH का। पहला यूज़ है pH का भाई एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में जानते हैं, हमने सुना है कि हमारा ताजमहल इस एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। एसिड रेन में होता क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे SO2, CO2, NO2 इसकी प्रेजेंस की वजह से जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। पानी कैसे हो जाता है? एसिडिक, है ना? इसको हम एसिड रेन कहते हैं। और भाई अगर ये एसिड रेन होता है ना तो इसका pH क्या पहुंच जाता है? इसका pH होता है लगभग 5.5, जो कि काफ़ी एसिडिक है। हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है वो होता है 7 से 7.8, हल्का सा एल्कलाइन। हमारा ब्लड हल्का सा एल्कलाइन होता है और एसिड रेन का pH हो जाएगा 5.5। हमें तो फिर भी इतना फर्क ना पड़े, लेकिन जो एक्वेटिक स्पीशीज है जैसे फिशेस जो है उन्हें पानी में ही रहना है, और पानी अगर एसिडिक बन जाएगा तो बहुत सारी फिशेस एक साथ उनकी डेथ हो जाएगी एसिड रेन में। फिर फिशेस सर्वाइव, एक्वेटिक स्पीशीज को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है एसिड रेन, है ना? एसिड रेन बहुत खतरनाक है एक्वेटिक स्पीशीज के लिए। और पता है ये क्या करता है, ये जो ताजमहल है, जो भी ऐसी चीज है ना कार्बोनेट की बनी हुई, इस पे जब हमें पता है जब एसिड गिरेगा तो CO2 बाहर हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा ये। तो इस वजह से ही हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी पीला कर रहा है ना? तो एसिड रेन काफी खतरनाक है। ये क्यों हो रही है? पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है भाई। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, हम चीज़ों को इंडस्ट्रीज को में इतनी सारे पोल्यूटेंट गैस कहलाती है सारी, तो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से एसिड रेन क्रिएट होती है। और एसिड रेन क्या करती है? एसिड रेन pH को लोअर कर देती है, जो एक्वेटिक स्पीशीज के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा, पता है हमारे स्टमक में भी एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया या हमारे स्टमक में कोई बैक्टीरिया पहुंच गया है तो उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो इसका वैसे तो पॉजिटिव काम ही है, ये पेप्सिन का काम भी एक्टिवेट करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना रोल है स्टमक में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। जब ये एसिड इतनी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, जब एसिड इतनी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा फिर? तो हमें क्या फील होने लगेगा? हमको एसिडिटी फील होने लगेगी, हमें पेन फील होने लगेगा, है ना? वैसे तो हमारे स्टमक के वॉल्स पर म्यूकस होती है, लेकिन कब तक झेलेगी? उसके बाद क्या होगा? म्यूकस के बाद अगर हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में एसिड आ गई तो हमें पता है एसिड का इफेक्ट कैसा होता है? करोसिव, वो करोड करने लगेगी और हमें बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। अगर एसिडिटी को ढंग से नहीं कंट्रोल करा गया तो अल्सर्स भी हो सकते हैं, जो एक बहुत गंदी बीमारी है। तो हमें याद रखना है, इस एसिडिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें एसिडिटी फील हो रही है तो हम कोई बेस लेने की कोशिश करते हैं। एसिडिटी में हम बेस लेने की कोशिश करते हैं, और जो बेसिस हम एसिडिटी के टाइम लेते हैं उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड मतलब एंट मतलब मारना, और एसिड मतलब एसिड्स को खत्म कर देते हैं। तो है कौन ये एंटासिड्स? का नेचर क्या होता है? एंटासिड्स होते हैं बेसिक। ऐसे भी नहीं कि पूरा का पूरा NaOH पी गए हम, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं लेंगे हम, ऐसा बेस लेंगे जो एडिबल हो, एडिबल बेस खाया जा सके, जैसे कि बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा खा लो भाई, जब एसिडिटी फील हो तो बेकिंग सोडा ले लो, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ये हमारे एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को ख़त्म करने के काम आते हैं, है ना। और कहाँ यूज़ होता है भाई, हमें पता है, हम रोज़ ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने से क्या होता है, हमारे टीथ में ना जो ये कीड़े लगता है, ये एसिड की जनरेट होने की वजह से लगता है। ये जो बैक्टीरिया आता है ये एसिड जनरेट करने लगता है। अब भाई ये एसिड तो इसने मुंह में जनरेट कर दिया, ये बहुत देर तक रहेगा, तो हमारा जो दांत है ना, पता है वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो हमारी पूरी बॉडी में हार्डेस्ट मटेरियल है। हमारे दांत बहुत हार्ड होते हैं, उनको कोई ऐसे तोड़ भी नहीं सकता, बीच से तोड़ दिया दांत नहीं कर सकता भाई, है ना। तो ये जो दांत है काफ़ी हार्ड मटेरियल है, लेकिन ये करोड़ हो जाते हैं। इनको खतरा किससे, इनको खतरा है एसिड से। एसिड से क्या होने लगता है, ये करोड़ होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, इनकी फर्स्ट लेयर हटेगी, है ना। फिर हमें पेन फील होने लगेगा दांत में, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर में तो इनामल है, लेकिन नीचे वाली लेयर में क्या है, पल्प है। उसमें क्या होता है, उसमें तो प्रॉपर वेसल्स होती है ना, तो फिर हमें पेन फील होना शुरू हो जाएगा जब भी हम कुछ खाएंगे। तो भाई ये जो है ना, इस करोजन को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारी दांत की लेयर्स बाय लेयर हटे ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रोज ब्रश करते हैं। और ब्रश किससे करते हैं, बेसिक सब्सटेंस से। जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ताकि वो एसिडिक, रोज रोज एसिडिक जो हमारे मुंह में एसिड क्रिएट हो रहा है उसको क्या कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको हटा सके, उसको बचा सके। ऐसे ही है ना। तो हमारे दांतों के लिए हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, उससे झाग भी बनती है, वो बेसिक है भाई। बेसिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, एसिड को हटाने के लिए। और पता है ये जो हमारा फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स भी पता है क्या करते हैं, पहले अपने सॉइल को चेक करवाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर सॉइल एसिडिक होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं पूरे। और बेस पता है कौन सा डालते हैं, चूना डाल देते हैं। कई लोग करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, अगर उनका सॉइल बहुत एसिडिक हो रहा है तो उस पर चूना घेर देंगे। चूना घेरेंगे, CaO होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तो बेस है ना, बेस है तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए, है ना। तो मतलब कुछ लोग अपने सॉइल का भी टेस्ट करवाते हैं कि वो एसिडिक है, बेस है। अगर कोई पूछे, फार्मर अपने मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड घेर रहा है, चूना डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसका सॉइल एसिडिक हो गया होगा, अब वो बेस डाल रहा है ताकि सब ठीक हो जाए, है ना। तो हम इस तरीके से pH को यूज़ करते हैं। अगर कभी एंट काट जाए, चींटी काट जाए, लाल चींटी, या फिर बीज काट जाए, बीज स्टिंग कर जाए, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पर वो भी एसिडिक होती है। वही जो एंट होता है ना, एंट चींटी, उसमें कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड। इस एसिड को हटाने के लिए हम क्या डालते हैं, बेस डालते हैं। कौन सा बेस डालते हैं, वही बेकिंग सोडा। अगर कभी चींटी काट जाए या मधुमक्खी काट जाए तो उसके आसपास क्या कर लेना चाहिए, उसके आसपास पता है हम क्या लगा लेते हैं, उसके आसपास हम उसकी स्टिंग को हटाने के लिए हम उसके आसपास बेकिंग सोडा से रब कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या करेगा, बेकिंग सोडा जो है वो हमें, ठीक है। ऐसे हमारी एक नेटल लीफ होती है, नेटल लीफ। जब हम अगर कोई ट्रैकिंग पर गया हो तो नेटल लीफ बहुत फ्रीक्वेंट मिल जाती है। ये नेटल लीफ भी कैसी होती है, एसिडिक होती है, और इसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो सकती है अगर ये हम उसके कांटेक्ट में आ गए। लेकिन नेचर ने ही इसका सल्यूशन दिया है। नेटल लीफ के पास में डेवलप होता है डॉग प्लांट, उस डॉग प्लांट को निकालो और रब कर लो तो सब ठीक हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, हम pH को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये एसिड और बेसिस के रिएक्शन से बनता है। जैसे कि हमने कोई एसिड ले लिया HCl, एक बेस ले लिया NaOH, क्या होगा, HOH तो H2O बनेगा, बाकी NaCl बनेगा। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए जो हमारा सॉल्ट बना वो न्यूट्रल है। एसिड और बेस बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, और जो हमारा सॉल्ट बचेगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl, वीक बेस ले लिया हमने MgOH होल ट्वाइस,
अब जो सॉल्ट बनेगा ना MgCl2, ये एसिडिक होगा, क्योंकि भाई एसिड बेस एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है ना तो वो रह जाएगा और बेस जो है वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि काफी हद तक बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। बेस ने चाहे वीक था, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो करी है, उसकी पावर को कम कर दिया है ना। ऐसे ही समझ लो, अगर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो जो सब्सटेंस बनेगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। जैसे कि वीक एसिड हमने ले ली CH3COH, ये ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इससे जो सॉल्ट बनता है ना CH3COONA और H2O, ये हमारा बनता है बेसिक। न्यूट्रल का मतलब pH 7, pH less than 7, pH greater than 7, ये मतलब होता है। तो अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्ट क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस से। और अब हम कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो भाई ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। बनता कैसे है ये कास्टिक सोडा NaOH? इसका जो मेन प्रोसीजर है वो है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, हम ब्राइन लेते हैं। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है NaCl और H2O, नमकीन पानी को ही ब्राइन कहते हैं। इनको मिलाने से क्या होता है भाई? इनको मिलाने से मिलाकर हम इलेक्ट्रोलिसिस भी करते हैं। तो वैसे हमारे हिसाब से क्या बनना चाहिए? NaOH और HCl। लेकिन ये जो HCl है ना, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा है तो ये HCl टूट जाएगा, H2 में अलग, Cl2 में अलग। तो ये क्या बनेगा? HCl जो है वो फर्दर टूट जाएगा, H में अलग, Cl में अलग। लेकिन हमें पता है दोनों डायटोमिक है, H2 तो यहाँ हाफ लगा दिया, Cl2 यहाँ हाफ लगा दिया। ये हमारा पूरा का पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है और अल्कली भी बन रहा है। हमें याद क्या रखना है, ये जो हाइड्रोजन गैस ये बनता है कैथोड पर, ये चला जाता है एनोड पर, और ये हमें बीचों बीच मिल जाता है। इसलिए तीनों प्रोडक्ट जो है वो हमें सेपरेटेड मिलते हैं, और इस वजह से हम तीनों का ही बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है NaOH बेसिक है, तो ये क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये साफ सफाई में हेल्प करता है। हमें पता है ना, बेस जो है सोप में भी तो बेस होता है, साफ सफाई में हेल्प करता है। हाइड्रोजन गैस के अपने काम है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? हाइड्रोजन गैस हेबर प्रोसेस में यूज होता है। हेबर प्रोसेस में क्या होता है? हेबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला देखो, N2 और H2 को मिला देंगे और बन जाएगा NH3। इसको हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। हेबर प्रोसेस में NH3 बनता है। अमोनिया हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो हेबर प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और क्लोरीन का हम किस में यूज़ करते हैं भाई? क्लोरीन का अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, उसके लिए यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये हम जानते हैं ना, CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है ये? लाइम वाटर। लाइम वाटर में अगर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, क्लोरीन CO2 पास करने से तो मिल्की होता था ना, अभी क्या होगा, इसमें जब Cl2 पास करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा CaOCl2 और H2O। इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो H2O तो निकल गए, एक O बच गया, तो CaO और Cl2, ये इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये कपड़ों को ब्लीच कर सकता है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कुछ भी गिरा है ना, उसको बिल्कुल प्रॉपरली ब्लीच कर सकता है, उसका कलर हटा सकता है। तो ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। बनता कैसे है? बनता ऐसे कि लाइम वाटर में ये क्लोरीन गैस पास कर दो, लाइम वाटर में क्लोरीन पास करेंगे तो बनेगा CaOCl2, जो कि किस में यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है ना भाई। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का केस है। क्लोरीन का काम क्या होता है?
क्लोरीन पता है हम उसमें भी यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स में। स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का पास करा जाता है। ऐसे जो सीवेज वाटर होता है ना, उसको जब हम ट्रीट करते हैं और दोबारा यूज़ करते हैं तो वो जो सीवेज का वाटर है ना, उसमें भी लास्ट में क्लोरीन डाला जाता है ताकि वो जो वाटर है वो डिसइंफेक्ट हो जाए, उसका सारा बैक्टीरिया मर जाए। भाई अब हम दो इम्पोर्टेंट सॉल्ट और पढ़ेंगे, एक तो बेकिंग सोडा है और एक वॉशिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। बनता कैसे है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा बनता है जब हम NaCl में क्या डालते हैं भाई, H2O डालते हैं, CO2 भी डालते हैं और NH3 भी डालते हैं। बनता क्या है? बनता है NaHCO3 और NH4Cl। नमक में पानी, ये तो ब्राइन ही हो गया। ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो क्या हो गया, क्या होता है, NaHCO3 बनता है और NH4Cl बनता है। यही हमारा बेकिंग सोडा है। काफ़ी यूजफुल रहता है ये, क्योंकि हमें पता है ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये एसिड से रिएक्ट करके, हमें पता है एसिड से रिएक्ट करके क्या दे सकता है, ये CO2 दे सकता है। ये CO2 का काफ़ी काम है। ये पता है क्या करता है, ये केक्स को ना फ्लफी बना देता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, केक बना के ना उसके बाद क्या होता है, कभी कभी केक कड़वा सा भी रह जाता है। बेकिंग सोडा है तो बेस कड़वा ही टेस्ट देगा, है ना। क्या होता है, ये जो वैसे बेकिंग सोडा हम डालते ही क्यों है कि उसमें फिर कोई एसिड भी डालते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड या कोई वीक एसिड। ये तो बिल्कुल नहीं यूज़ करते, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो, है ना। कोई वीक एडिबल एसिड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, CO2 गैस निकलने लगती है और CO2 गैस क्या करती है, केक को फ्लफी कर देती है ना, उसको फ्लफी कर देगी। और क्या काम होता है इसका ये भी काम होता है कि इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, यही CO2, ये प्रोसीजर तो सेम ही होता है ना। पता है जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं अलग अलग। जैसे ही हम उसका नॉब प्रेस करते हैं वो दोनों मिक्स हो जाती हैं और CO2 गैस निकलने लगती है। हमें पता है CO2 आग को बुझा सकती है, तो इस तरीके से फिर वो आग बुझाने लगती है। CO2 गैस को स्टोर तो कर नहीं पाएंगे, गैस से निकल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, तो इसलिए हम पता है क्या करते हैं, हम पहले दो चीज़ें ले लेते हैं, एक जगह ये रख लेंगे, एक जगह ये रख लेंगे। जैसे ही नॉब को प्रेस करो दोनों मिक्स हो गई। फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से CO2 गैस जो है फिर वो आग को बुझाने के काम आती है। ऊपर से ये एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि ये बेसिक है ना, तो कभी एसिडिटी हो जाए तो हम बेकिंग सोडा खा लेते हैं, क्योंकि ये एडिबल बेस है। ये क्या है, ये हमारा एक एडिबल बेस है ना। एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है भाई, ये जो NaHCO3 बना है ना, अब बस इसे हीट कर दो, क्या होगा, Na2CO3 अलग, H2O अलग और CO2 अलग। फिर Na2CO3 ये जो बना है ना, इसमें वापस पानी डाल दो, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्या देगा, बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा दे देगा। वॉशिंग सोडा का प्रॉपर फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। नाम से क्लियर है, वॉशिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है भाई, ये हमारा मेनली तो ये वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है, क्लींजिंग एजेंट की तरह तो हम इसे यूज़ करते ही करते हैं, है ना। और एक इसका मेन काम क्या होता है, इस वॉशिंग सोडा का मेन काम है टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। हार्डनेस अभी हम जानते ही नहीं है, लेकिन जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा भी पानी होता है जिसमें झागिरी बनती। साबुन डालते रहो, सारा साबुन जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, झागी नहीं बनेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए उसकी हार्डनेस को हटाने के लिए, सॉल्ट की वजह से होता है हार्डनेस पानी में, कुछ अलग टाइप के सॉल्ट, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस क्रिएट होती है। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं जानना, बस हमें ये याद रखना है इस चैप्टर में कि वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है, पानी की हार्डनेस हटाने के लिए। अगर कभी पानी में झाग नहीं बननी ना, पानी में थोड़ा वॉशिंग सोडा डाल दो, फिर साबुन यूज़ करो, तब प्रॉपर झाग बन जाएगी। तो ये क्या करता है, ये हार्डनेस को हटा देता है। इसके अलावा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भाई CaSO4.12H2O। बनता कैसे है ये बनता है जिप्सम को हीट करके। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। इसको प्रॉपरली हीट करेंगे तो क्या होगा? इसका देखो 2 में से 1.5 पानी निकल जाएगा और बचेगा क्या? आधा पानी बच जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? बहुत आसान है, जिप्सम को हीट कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, PUP, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जिप्सम को हीट करके बनता है। जिप्सम में क्या होता है? 2 पानी होते हैं, 2 में से 1.5 उड़ जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और पता है, अगर हम इसमें दोबारा पानी मिलाएंगे तो दोबारा जिप्सम बन जाएगा। वैसे तो ये बहुत ऐसा मटेरियल होता है कि इसकी शेप चेंज कर सकता है भी, और फिर ये हार्ड बन जाता है। ये फ्रैक्चर को सही करने के लिए डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं। ये सीमेंट में भी डाला जाता है ना। तो ये क्या करता है? फिलहाल तो गीला है, जब सूख जाता है तो प्रॉपर सॉलिड बन जाता है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पता है, अगर ये पानी के साथ मिल जाएगा, पानी के साथ मिलने के बाद क्या होता है? इसे ना बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? इसे पानी से क्यों नहीं रिएक्ट करने देते? बिल्कुल भी पानी से रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी से रिएक्ट हो गया होता तो ये पाउडर फॉर्म में, जैसे ये पानी से रिएक्ट करेगा ये जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम क्या है? वही हार्ड मास है ना। तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा। जैसे मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लाई, मुझे उसका कुछ बनाना था या प्लास्टर चढ़ाना था, लेकिन क्या हुआ? वो पानी से रिएक्ट कर गया और बहुत हार्ड मास बन गया, पूरा का पूरा एक हार्ड पत्थर बन गया। अब वो मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, तो इसे हम हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि पानी से रिएक्ट करके एक हार्ड मास जिप्सम का बना लेता है। वही वापस बन जाएगा CaSO4.2H2, जो कि काफ़ी हार्ड मटेरियल है ना। और इसके यूजेस तो क्या है? टॉयज में भी यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर्स को हटाने के लिए, है ना। ये सब इसके यूज होते हैं। अच्छा, ये जो पानी देख रहे हैं, इसमें देख लो या इसमें देख लो, ये जिप्सम है, या इसमें देख लो CuSO4.5H2, या इसमें देख लो, और भी बहुत सारे सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट वगैरह, जिसमें पानी ऐसे अटैच्ड होता है। लेकिन इस पानी का मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट लिक्विड स्टेट में है या एक्वा स्टेट में है, कि पानी में। ये जो वाटर है ना, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। ये ना होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे इसका कलर है ब्लू, लेकिन ब्लू कलर के क्रिस्टल है। ये ब्लू कलर के क्रिस्टल CuSO4 के आसपास क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। ये H2O के क्रिस्टल ही होते हैं, सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसका पानी निकल जाता है, और पानी निकालने की वजह से ये जो रह जाता है, इसका हम हीट करेंगे ना, तो ये CuSO4 और 5H2O अलग हो जाएगा। ये एनहाइड्रस फॉर्म कहलाएगी, और ये वाइट कलर की होती है। ब्लू कलर के क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के। क्यों? क्योंकि उसमें पानी था, पानी की वजह से। लेकिन वो गीला नहीं था। गीला क्यों नहीं था? क्योंकि पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में थे। हमने उसे हीट करा, उसका पानी हट गया, अब वो वाइट कलर का पाउडर बचा है। वाइट कलर का जो पाउडर बचा है, एक तो ये अमॉर्फस है, और जब पानी हट जाता है तो हम उसे कहते हैं एनहाइड्रस। इन सब में से अगर हम इनका पानी हटा देंगे तो एनहाइड्रस बचेगा। एनहाइड्रस प्लास्टर ऑफ पेरिस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन ये पानी कभी भी गीला नहीं करता। ये पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये उसके आसपास क्रिस्टल्स की ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। CuSO4.5H2O का बता रखा है हमारी बुक में कि ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं। इसको हीट करेंगे तो यहाँ थोड़ा पानी वानी जम जाएगा और ये अपना कलर खो देंगे। ये अमॉर्फस एनहाइड्रस बन जाएंगे।